हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम करने वाले हैं अपना नया टॉपिक फिजिक्स का, दैट इज़ दी चैप्टर नंबर 5 फोर्स। लास्ट वीडियो में अभी मैंने जितनी भी वीडियोस आपकी फ़िज़िक्स की कवर की हैं सब में बेसिक कवर किया है, लेकिन आज जो हम करने वाले हैं, जितना भी डाटा मैं आपको बताने वाली हूँ सबका सब इम्पॉर्टेंट रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी आपकी। इसमें से आपका 101% क्वेश्चन ज़रूर अराइज होगा। ठीक है, देखिए ये डाटा जो मैं आपको बता रही हूँ, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसके साथ में मैं कुछ एक्स्ट्रा डाटा ऑरली जो आपको बताऊंगी वो आपको माइंड में रखना है। अगर आप कहीं नोट कर रहे हैं तो उसको नोट करते रहिएगा। ठीक है, देखिए फोर्स, बेसिक डेफिनेशन फोर्स की क्या रहेगी। फोर्स इज़ अ पुश और पुल ऑफ द बॉडी। ठीक है, खींच रहे हैं या धक्का दे रहे हैं, जो भी चीज़ है वो आपका बेसिक डेफिनेशन हर बुक में एक सिंपल लाइन की फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन एग्ज़ाम में डेफिनेशंस वगैरह नहीं पूछी जाएगी, आपको भी ये चीज़ पता है। देखिए यहाँ पे मैंने ये 4 केसेस लिखे हैं कि फोर्स अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या हो सकता है। वेरी फर्स्ट वन इज़ दी कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो मोशन में हो जाएगी, रेस्ट पे है तो मोशन में हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि कोई बॉल आपकी स्टेबल कंडीशन में है, एक फ्लोर पे, एक ग्राउंड में कहीं रखी है, आपने जब उसे किक किया तो रेस्ट पे थी, किक करने के बाद वो मोशन में आ गई। ठीक है, मोशन में है तो रेस्ट में हो जाएगी। कोई बॉल आपकी तरफ आ रही है, फुटबॉल, आपने उसको अपने पैर से रोका तो वो मोशन के बाद रेस्ट में कन्वर्ट हो गई। यानी कि आपका जो फोर्स है क्या क्या चेंजेस ला सकता है मूविंग बॉडी में और रेस्ट बॉडी में। उसके बाद शेप चेंज हो जाएगी। आप कॉलगेट की या आप जो भी यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट, वट एवर यू यूज़, इफ़ आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ द पतंजलि वन और द कोलगेट और पेप्सोडेंट, सो मैनी टूथपेस्ट आर देयर। ठीक है, जब आप उसको फोर्स अप्लाई करेंगे उस ट्यूब पर तो आपका जो वो पेस्ट है वो बाहर आएगा, लेकिन उसकी बॉडी में क्या होगा, शेप में चेंजेस आएगा, मतलब वो वहाँ से प्रेस हो जाएगी। ठीक है, और चेंज डायरेक्शन, एक तरफ से बॉल आई, आपको दूसरे बंदे को भेजनी है तो आप उसी डायरेक्शन में उसमें जब किक करेंगे तो वो दूसरी डायरेक्शन आपकी, वो अपनी डायरेक्शन बदल लेगी। ठीक है, तो ये आपके जो चेंजेस हैं फोर्स को अप्लाई करने के बाद आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो अराइज होंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो आपके साइंस में अराइज होंगे वो इन्हीं के अकॉर्डिंग अराइज होंगे। ठीक है, ये चीज़ मैं जब आपको इनर्शिया वाला टॉपिक बताऊंगी तो आपको वहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो है माइंड में आएंगे। ठीक है, देखिए फोर्स का बेसिक फॉर्मूला F = ma। M मीन्स मास, A मीन्स एक्सेलरेशन। A मीन्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। कल मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। लास्ट वीडियो जो मैंने आपको, वीडियो नंबर 4 आपको जो कराई थी, उसमें मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर के बीच में डिफरेंस बताया था मैंने। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला वेलोसिटी = डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये हमारा फॉर्मूला था। वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी थी, ये था। ठीक है, अब देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, A = v/t, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, तो जब एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले में वेलोसिटी टर्म आ गई और वेलोसिटी हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमारा एक्सेलरेशन भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। फाइन, कोई भी एक टर्म फॉर्मूले में, कोई भी एक टर्म अगर वेक्टर आ जाएगा तो वो सारी चीज़ ही क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आ जाएगी। तो फोर्स भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी हुआ। फाइन, अब देखिए SI यूनिट क्या होगी, न्यूटन, और CGS यूनिट क्या होगी, डाइन। कल मैंने आपको MKS, FPS और CGS का फुल फॉर्म भी बताया था। ऑल्दो वो एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, पर मैंने आपको क्लियर करने के लिए कि आपके माइंड में डाउट ना रहे, इसलिए मैंने उनका फुल फॉर्म आपको बता दिया था। इसका आपका जो फोर्स का SI यूनिट रहेगा, दैट इज़ द न्यूटन, एंड द CGS यूनिट विल बी द डाइन। फाइन, अब रिलेशन बिटवीन द SI यूनिट एंड द CGS यूनिट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये वाली चीज़ आपकी कंसेप्चुअल में कवर होगी,
ये आपको पता करना है। और इन दोनों यूनिट्स का ये क्या है, रिलेशन है। CGS का फुल फॉर्म क्या था, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। फाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। ये आपका क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल पूछा जाएगा at the time of interview also and can be asked in your examination, written examination. Fine. अब इसको अभी छोड़ते हैं, अभी पहले हम फोर्सेस के बारे में ही पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस हमारे 2 टाइप के हैं। वेरी फर्स्ट वन इज़ द कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब जो कॉन्टैक्ट बिल्कुल आपके कॉन्टैक्ट में आने के बाद लगेगा। नॉन कॉन्टैक्ट मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं है, देन ऑल्सो आपका जो फोर्स है वो अप्लाई हो रहा है। फाइन। कॉन्टैक्ट फोर्स में हमारा जो आएगा फ्रिक्शनल फोर्स। फोर्स के अपोजिट जो हमारा फोर्स लगता है, फोर्स के अपोजिट जो हमारा फोर्स लगता है कॉन्टैक्ट में आने के बाद, ठीक है। जैसे आप अपने फ्लोर पे चल रहे हैं, फर्श पे चल रहे हैं, तो अगर आप फोर्स आगे की तरफ लगाएंगे कॉन्टैक्ट में आने के बाद, तो एक फोर्स जो आपको चलने में मदद करेगा और अपोजिट लगेगा फोर्स के, दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। फाइन। फ्रिक्शन जिसे बोलते हैं, ठीक है। फोर्स के अपोजिट हमारी डायरेक्शन होती है फ्रिक्शनल फोर्स की। तो हमारा, लेकिन वो कंडीशन क्या रहेगी कि जब हमारी 2 बॉडीज़ क्या होंगी, कांटेक्ट में होंगी, तभी हमारा फ्रिक्शनल फोर्स अराइज होगा जो हमें काम करने में मदद करेगा। फाइन। आपके पास एक नोटबुक है एंड यू आर हैविंग अ पेन विद यू, ठीक है। जैसे ही आप क्या करेंगे, लिखेंगे, तो वो 2 बॉडी के बीच में कांटेक्ट हो जा रहा है, योर पेन एंड योर नोटबुक। फाइन। तो एक लिखने में जो हेल्प होगी वो हमारी होगी फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, ठीक है। अगर आपका पेपर बहुत क्या है, आपका स्मूथ है, तो आप नहीं लिख पाएंगे। आपका हाथ फिसलेगा, आपका पेन फिसलेगा, आपका जो इंक है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, जो पेन का इंक है। फाइन। तो वो आपका फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन जो है वहाँ प्रॉपरली जनरेट नहीं होगा। फ्रिक्शन उस कंडीशन में लेस होगा। जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उतना आप इजीली चल पाएंगे, लिख पाएंगे। लेकिन अगर फ्रिक्शन कम है, यू विल नॉट बी एबल टू वॉक, यू विल नॉट बी एबल टू राइट। फाइन। देखिए, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आपका ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा। ग्रेविटी आपको फोर्स लगा रही है। अर्थ की ग्रेविटी अलग है, मून की ग्रेविटी अलग है, ठीक है। जो ग्रेविटी आपको फोर्स लगा रही है और आप कॉन्टैक्ट में हैं भी नहीं, ठीक है, अपनी तरफ खींच रही है और आप उसके कॉन्टैक्ट में हैं भी नहीं, तो वो हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। हमारा जो ग्रेविटी अर्थ का है वो अलग है, दैट इज़ द 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट दी मून, वो 1/6 है अर्थ के ग्रेविटी के, 1/6 है अर्थ के ग्रेविटी के। फाइन। ये हमारा एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन जा रहा है कि हमारा मून का ग्रेविटी अर्थ के कंपैरिजन में कितना है, दैट इज़ दी 1/6 है हमारे मून का, अगर हम अर्थ के कंपैरिजन में बात करें तो, ठीक है। अभी मैंने ये चीज़ कवर की है, ये चीज़ कवर की है। मैंने यहाँ पे ये नहीं बताया, आपको ऑरली एक्सप्लेन किया है कि एक्सेलरेशन हमारा वेक्टर क्वांटिटी कैसे होगा, हाउ एक्सेलरेशन विल बी योर वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज बिकॉज एक्सेलरेशन फॉर्मूला कंटेन्स वेलोसिटी एंड वेलोसिटी इटसेल्फ इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। नाउ इनर्शिया इज ऑफ 3 टाइप्स। इनर्शिया मीन्स आप चेंज नहीं चाहते अपने अंदर, ठीक है। यू डोंट वांट एनी काइंड ऑफ चेंज इन यू। फाइन। इनर्शिया मीन्स हम चेंज नहीं होंगे, हम चेंज नहीं अपने में चाहते, या हम नहीं सुधरेंगे। आप हिंदी में ये चीज़ मान सकते हैं, ठीक है। इनर्शिया आपकी 3 टाइप के हैं। वेरी फर्स्ट वन इज़ द इनर्शिया ऑफ मोशन, सेकेंड वन इज़ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एंड थर्ड वन इज़ द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। फाइन। इनर्शिया ऑफ मोशन, कोई चीज़ मोशन में है, कोई चीज़ मोशन में है, मोशन मीन्स चल रही है या कोई भी मूवमेंट कर रही है, तो वो अपने आप को उसी में रखना चाहती है। अब जैसे कि आपकी बस खड़ी हुई है, ठीक है, आप बस के अंदर बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं, तो आप अपने आप को उसी में ही रखना चाहते हैं, ठीक है। आप, मेरा कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना चाहते। मेरे कहने का मतलब है आपकी बॉडी चाहती है कि आप उसी पोजीशन में रिलैक्स होकर खड़े रहें, लेकिन जैसे ही बस मूव करेगी आप थोड़ा सा जर्क महसूस करते हैं, झटका महसूस करते हैं, ठीक है।
तो मीन्स आपकी बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहती है और वो चाहती कि मूव ना हो, लेकिन जैसे ही वो बस आपकी मूव करती है तो आपकी बॉडी में चेंजेस होते हैं, वो उसी पोजीशन में रहने की कोशिश करती है। ऐसी आपकी बस चल रही है, ठीक है, तो जब वो रुकती है तो आपकी बॉडी भी मोशन में है, ठीक है। जब वो रुकती है तो एकदम से आपको झटका महसूस होता है। क्यों? आपकी बॉडी मोशन में ही उसी कंडीशन में रहना चाहती है। योर बॉडी डोंट वांट टू चेंज योर पोजीशन, ठीक है। योर बॉडी डोंट वांट टू चेंज योर मोशन, ठीक है। उसको चाहिए कि अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहे, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहे, उसको दूसरी चीज़ बाती नहीं है, ठीक है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन सेम विद दैट, अगर एकदम से आप डायरेक्शन चेंज करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको, ठीक है, वो एकदम से चेंज होना नहीं चाहेगी। लेकिन जब आप फोर्सफुली उसको अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, तो फाइनली वो चेंज हो जाएगा। जैसे आप मोशन से रेस्ट में आ रहे हैं, रेस्ट से मोशन में आ रहे हैं, डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, लेकिन एकदम वो होना पसंद नहीं करता। वो चाहता है कि हम जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में चलते रहें, तो थोड़ा सा वो टाइम लेता है अपने आप को चेंज करने में। फाइन। लॉज ऑफ इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। देखिए फर्स्ट लॉ में क्या है, बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, ठीक है, ध्यान से सुनिए। बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, ठीक है। जब तक अनटिल एंड अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। क्या मतलब हुआ इसका? रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, खड़ी रहेगी, मोशन में तो मोशन में चलती रहेगी, जब तक आप उसके साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। आप रेस्ट वाली को मोशन में नहीं लाना चाहेंगे और मोशन वाली को रेस्ट में नहीं लाना चाहेंगे तो कैसे चेंज हो जाएगा, ठीक है। रेस्ट वाली चीज़ रेस्ट में रहेगी और मोशन वाली चीज़ मोशन में रहेगी। योर बॉडी वॉन्ट्स टू स्टे इन रेस्ट, वॉन्ट्स टू स्टे इन मोशन until and unless you apply some external force। एक्सटर्नल फोर्स मतलब बाहर से, अपने आप से, आसपास से, अपने से कोई फोर्स अप्लाई नहीं करना चाहेंगे, तब तक वो कैसे चेंज कर जाएगी, ठीक है। दिस इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ। एंड फॉर द सेकेंड लॉ यू ओनली हैव टू क्रैम अ फॉर्मूला, और फॉर्मूला कौन सा है? F इज टू ma। डेरिवेशन है सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन का, बट देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द डेरिवेशन ऑफ द सेकेंड लॉ। what you have to do is only you have to learn the formula for the Newton's second law of motion, F is equals to ma। नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन, आपका जो पूछा जाता है वो थर्ड से पूछा जाता है, न्यूटन थर्ड लॉ से। फर्स्ट क्योंकि इजी है, सेकंड में डेरिवेशन है और एक सिंपल फॉर्मूला है, तो फर्स्ट और सेकंड इंपॉर्टेंट ना होके आपका थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। To every action there is equal and opposite reaction. This is the Newton third law of motion. Fine. आप जितना एक्शन अप्लाई करेंगे उसका अपोजिट आपका साथ ही रिएक्शन मिल जाएगा। देखिए कैसे, जैसे आप वॉल पे क्या कर रहे हैं, एक अपना ये जो है मुक्का जो है वो मार रहे हैं, तो ऐसा नहीं है दीवार बाहर निकल के आ जाएगी, लेकिन आपको चोट महसूस होगी, यानी कि उसका भी कहीं ना कहीं आपको हैंड पे ना फोर्स महसूस हुआ, ठीक है ना। ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं। अगर आप बोट चला रहे हैं, ठीक है ना, बोट चला रहे हैं तो और जो होता है, जो वो डंडा सा होता है, उससे आप पानी हटाएंगे तो आपकी बोट, जितना आप पानी हटा रहे हैं उतनी बोट आगे जाएगी, नहीं हटाएंगे तो वो नहीं जा पाएगी या डायरेक्शन प्रॉपर्ली चेंज नहीं कर पाएगी, टाइम लेगी, स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो वही चीज़ है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बहुत सारे हैं, अगर आप कभी भी पढ़ेंगे तो न्यूटन थर्ड लॉ के एग्जाम्पल्स पढ़ लिएगा, वो इंपॉर्टेंट रहेगा, सबसे ज़्यादा न्यूटन थर्ड लॉ इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें जो हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला रहेगा। अच्छा, इसमें इनर्शिया, मोशन और रेस्ट का मैं बताती हूँ। अगर आप एक कारपेट ले रहे हैं, कारपेट मैट बोल लीजिए, ठीक है, उस पर बहुत डस्ट जम गई है, बहुत ज़्यादा डस्ट जम गई है, आपने वो रेस्ट पे है, वो नहीं हिलना चाह रहा, वो अपने अंदर से डस्ट नहीं निकालना चाह रहा, आपने एक स्टिक लिया, उसको मारना शुरू किया, बिल्कुल बीट करना शुरू किया, तो वो मोशन में आ गया। जैसे ही मोशन में आ गया, मूवमेंट में तो चेंज हुआ, सारे डस्ट पार्टिकल्स बाहर निकल के आ गए, ठीक है ना। लेकिन अपने आप को फिर भी वो रेस्ट में रखने की कोशिश कर रहा है कि मुझे रेस्ट में ही रहना है, मुझे मतलब उसको एक औखा सा लगेगा, एक टाइम सा लेगा वो अपने आप को मोशन में करने के लिए, ठीक है। ये आपकी चीज़ें रहेंगी। उसके बाद मोमेंटम का फॉर्मूला याद कीजिए। ये मोमेंटम का फॉर्मूला
पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल्स में पूछा जा सकता है, या एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू कैन ऑल्सो बी आस्क्ड फ्रॉम यू। मोमेंटम का P इज इक्वल्स टू mv, वेयर m इज द मास एंड v इज द वेलोसिटी। v वेलोसिटी है, v हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो गया, मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, ऐसा यूनिट कैसे निकालेंगे, m का क्या हो जाएगा kg, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट का मतलब मीटर और टाइम का मतलब सेकंड, तो आपने क्या लिखा, मीटर बाय सेकंड। फॉर्मूले से ही यूनिट बन जाएगी, फॉर्मूला पता हो तो यूनिट भी बन जाएगी, डायमेंशन भी बन जाएगी। फॉर्मूला अगर पता हो तो यूनिट भी बन जाएगी, डायमेंशन भी बन जाएगी। डायमेंशन से क्वेश्चन कम आता है, यूनिट से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। फाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है, बहुत सारे आपके अलग अलग चैप्टर में इसका यूज़ दिया है। इसका फॉर्मूला जो है ना वो आपको न्यूमेरिकल में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारा तब यूज़ होगा जब आपका कोलिजन है, मीन्स टकराव होगा, टकराव होगा, किस दो चीज़ में ही होगा टकराव। ठीक है, कोलिजन होगा, टकराव होगा दो चीज़ का, तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रहेगा। और आपका जो टकराव है उसमें आपका क्या रहेगा, ये जो मोमेंटम है वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था u आपका क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या रहेगा, फाइनल वेलोसिटी। ठीक, सॉरी यहाँ पे u आएगा। ठीक है, ये u आपका इनिशियल वेलोसिटी और v आपका फाइनल वेलोसिटी रहेगा, और m आपका क्या रहेगा, मास रहेगा। सपोज कीजिए दो आपकी बॉडी हैं, एक ये है एक ये है। ठीक है, इसका m1 है, इसका m2 है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1, फाइनल वेलोसिटी v1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2, फाइनल वेलोसिटी v2। ठीक है, समझे, देखिए m1 u1, m2 u2, ठीक है, m1 v1, m2 v2। बस ये याद करना है, जब आप इसमें सारी वैल्यूज़ रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। ये एक इक्वेशन है, बहुत इजी है, 2 मिनट लगेंगे इसको याद करने में और आपके काफ़ी न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। ठीक है, और ये याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन में ना इनिशियल वेलोसिटी मोस्ट ऑफ द टाइम ज़ीरो ही रहता है। ठीक है, और देखिए मतलब मेरा कहने का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का ध्यान रखिए कि कहाँ पे वो ज़ीरो हो रही है, वो चीज़ आपका क्या है, न्यूमेरिकल को ईजी बनाएगा और जल्दी सॉल्व करेगा। बैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स वो होगा जब आपका सारी जो वैल्यूज़ हैं अपने आप को क्या कर रही हैं, क्रॉस कर जाएंगी, कट कर जाएंगी, और आपका जो नेट फोर्स हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, मतलब सारी चीज़ें इक्वल अप्लाई होंगी। ठीक है, अब देखिए अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स में क्या होगा कि अपने आप को सारे जो फोर्स हैं वो कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे, तो कुछ हाई वैल्यू जब हम लो वैल्यू से माइनस करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू हमारी बच जाएगी। बैलेंस फोर्स में हमारी वैल्यू नहीं बचेगी। ठीक है, जो हमारा रिजल्ट फोर्स रहेगा वो कट कटा के सारा ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन अनबैलेंस फोर्स में हमारा वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी। क्वेश्चन इससे अराइज नहीं होगा। क्वेश्चन जो ज़्यादातर अराइज होगा कंसेप्चुअल पार्ट में से, दैट इज़ फ्रॉम द इनर्शिया। इनर्शिया पोर्शन इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर दिस चैप्टर। उसके बाद आपका जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है ये थर्ड पार्ट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोमेंटम का फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, और आपका ये न्यूटन और ये डाइन जो फोर्स की एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट है और उनके बीच में रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन, ये इंपॉर्टेंट है। अब वेट और मास के बीच में जो आपका डिफरेंस है वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। वेट क्या है, बेसिकली फोर्स है। वेट क्या है, फोर्स है। ठीक है, और मास क्या है, मैटर। मैटर मतलब गुद्दा जिसे बोलते हैं, आपकी बॉडी के अंदर कितना आपका वजन टाइप है, दैट इज़ योर मास। इसका फॉर्मूला क्या होगा, F इज इक्वल्स टू mg, इसका होगा F इज इक्वल्स टू ma। g इज़ द ग्रेविटी, ठीक है, और a आपका रहेगा एक्सेलरेशन। वेट क्या है, इसको एज इट इज़ याद कीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम एक्सेलरेटर वाले क्वेश्चंस करते हैं, लिफ्ट वाले, उस केस में हमारा जो है ये यूज़ में आता है। ये फोर्स है, ये मैटर है, F इज इक्वल्स टू mg, F इज इक्वल्स टू ma। ये ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा, मास हमेशा हमारा हर जगह सेम रहेगा,
मास सेम रहेगा, लेकिन हमारा वेट क्या होगा, चेंज होगा। मास हमारा सेम रहेगा हर जगह, लेकिन वेट हमारा चेंज होगा एज़ पर दी ग्रेविटी। जैसे वेट हम अगर कहें मून पे अलग होगा और अर्थ पे अलग होगा, लेकिन मास हमारा सेम रहेगा। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन इम्पॉर्टेंट है। इसके आपको कंसेप्चुअल पार्ट कवर करने हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है। फॉर्मूला अगर याद होगा तो आप यूनिट को आराम से डिराइव कर सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपका न्यूमेरिकल बेसिस से इम्पॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला पोर्शन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फोर्थ में जो मैंने किया, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन जो हमारा चैप्टर है उसके टाइप्स एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ्रिक्शन चैप्टर में कवर होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।